नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज के तहत इंडियन पॉलिटी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इस सीरीज का मेरा छठा लेक्चर है, तो टॉपिक वाइज हम इस सीरीज के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये छठा लेक्चर मेरा है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा संविधान की प्रस्तावना से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं उनको। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर को प्रारंभ करें। प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे सिलेबस को कवर करते हुए वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स जो बाइलिंगुअल होगा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ टेलीग्राम पे मार्गदर्शन और टेस्ट, ये सब आयोजित किए जाते हैं। अगर आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2026-27 में सफलता प्राप्त करनी है तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण है। तो आपकी सफलता में निश्चित रूप से इस कोर्स का महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है या कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप इन 3 नंबरों पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ लोअर पीसीएस के लिए हम लोग आरोहण बैच चला रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बैच में हमारे साथ जुड़ करके समग्रता से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी लोअर पीसीएस के इस बार की परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, कॉल या व्हाट्सएप करके इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई कोर्स की बात। अब हम सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो यहाँ प्रश्न आईएएस प्री 1997 का है। हर प्रश्न में आपको नीचे दिखेगा कि वो प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया और किस वर्ष की परीक्षा में पूछा गया। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि नहीं आईएएस के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, स्टेट पीएससीज के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, एमपी पीसीएस कैसे प्रश्न बनाता है, यूपी पीसीएस कैसे प्रश्न बनाता है, राजस्थान की पीएससी कैसे प्रश्न बनाती है। ये सब एक मोटे रूप में आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये पूरे संविधान की प्रस्तावना है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, तो डेट पूछा जा रहा है। तो हम सब जानते हैं 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो यह पहला प्रश्न। दूसरा, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो वो क्या था? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य था या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था? तो ध्यान दीजिए, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इसको जोड़ा गया इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो ये मूल संविधान की बात हो रही है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उसमें लिखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसमें 2 शब्द जोड़ दिया गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो सी हमारा उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न यही है, सेम टू सेम, और आप ये देखिए आश्चर्य में हो जाएंगे कि ये आईएएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आने में समय लग रहा है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो पूछा यह जा रहा है कि आपको भारत के संविधान निर्माताओं के विचारों को, उनके मत को ठीक प्रकार से समझना है। तो वो कहां पर आप समझ पाएंगे? तो उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो निश्चित रूप से उद्देशिका में। उद्देशिका ही ये बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का आदर्श क्या है, संविधान की आकांक्षाएं क्या हैं। तो उद्देशिका ही वो हिस्सा है जिसमें संविधान निर्माताओं के मत प्रतिबिंबित होते हैं। अब जो है 5वां प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिचालित होता है? अब ये देखिए, ये लेटेस्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ पीसीएस का 2024 का। निश्चित रूप से प्रस्तावना हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, अब यह पूछा जा रहा है। तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष नहीं, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी नहीं, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका क्या मतलब है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक यानी जनवादी, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। डी हमारा उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? यूपीआरओ प्री 2023 का प्रश्न है, यानी लेटेस्ट प्रश्न है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आ गया। निम्न शब्दों पर विचार करें। तो सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए। तो मतलब क्रम कैसे है? तो सबसे पहले क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद क्या है? समाजवादी, उसके बाद क्या है? धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद क्या है? प्रजातांत्रिक। तो इससे लर्निंग क्या मिल रही है? इससे ये लर्निंग मिल रही है कि सबसे पहली बात की प्रस्तावना पूर्ण रूपेण आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्रस्तावना से प्रश्न बनाए जाते हैं और इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? अब देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2025 एकदम लेटेस्ट प्रश्न है और उस प्रश्न में इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब प्रश्नों का उस तरह से रिपीटेशन नहीं होगा और आसान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब आप देखिए, यही पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो एक शब्द तो जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, तीसरा जोड़ा गया अखंडता। ये 3 शब्द जुड़े। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तो 1 और 2, तो 1 और 2 हमें कहां दिख रहा है? डी में दिख रहा है। तो यह डी हमारा उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए। एकता की जगह एकता और अखंडता, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। अगला, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, यही 2 शब्द जोड़े गए, एक अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अब देखिए, ये 2 बार रिपीट हुआ है प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? देखिए कितना रिपीटेशन हो रहा है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। थोड़ा बहुत ऑप्शन इधर उधर करके ये प्रश्न बनाए जा रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? हालांकि जो हमारे संविधान का मूल चरित्र है वो धर्मनिरपेक्ष ही है और इसीलिए मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ा। तो उस तरह से तो पूरा हमारा संविधान ही धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन अब धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है तो लिखने के लिए तो यह संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा गया है और वो भी मूल प्रस्तावना में यह शब्द नहीं था। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यानी 42वें संशोधन से पहले की बात हो रही है। तो बंधुत्व, संप्रभु, समानता, ये तीनों शब्द था। अखंडता ये शब्द नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। अगला, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो एक तो हो गया समाजवाद और दूसरा हो गया पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष। तो 1 और 3 हमें बी में दिख रहा है। अब अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है, आइए देखें। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना।
तो निश्चित रूप से पंडित नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया, वही उद्देशिका बना। और उद्देश्य प्रस्ताव और उद्देशिका, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका का मतलब जो उद्देश्य बताए, तो संविधान के उद्देश्य को जो बताती है वो है उद्देशिका। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, जस्टिएबल नहीं है, तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। मतलब प्रस्तावना में लिखी बात को लेकर के आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते। अब प्रस्तावना में बात की गई है जो है आर्थिक न्याय की, तो वैसे में आप प्रस्तावना को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए आर्थिक न्याय की बात हो रही है, लेकिन ना तो हमको सरकार पैसा दे रही है और ना हमको जो है रोजगार दे रही है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये बात, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसका संशोधन किया जा सकता है ना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा तो संशोधन किया ही गया। अगला, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो सही है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो ऐसे में 1, 2, 4 सही है और 1, 2, 4 सही है, तो बी हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक आधार नहीं है, उसमें लिखी गई किसी बात को लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार क्या है, तो वो वाद योग है, जस्टिएबल राइट्स है, उसका उल्लंघन होता है तो आप जो है अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, निश्चित रूप से 42वां संविधान संशोधन सी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे, यह पूछा जा रहा है। उत्तराखंड पीसीएस 2024। अब सम्मिलित कौन सा शब्द नहीं था? तो समाजवादी ये सम्मिलित नहीं था, विश्वसनीय ये सम्मिलित नहीं था, गैर धार्मिक ये सम्मिलित नहीं था, गणतंत्र सम्मिलित था। तो ऐसे में 2, 3, 4 बी हमारा उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ूं उससे पहले यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड फाउंडेशन बैच हम लेकर के आए हैं डिकोड एग्जाम की ओर से, जिसमें कि आपको यूपी पीसीएस प्री और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर करता हुआ वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम दिया जाता है, साथ ही पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, यानी इस परीक्षा में सफलता के लिए जो भी आवश्यक चीजें आपको मिलनी चाहिए वो सारी जो है एक ही छतरी के अंदर इस कोर्स के तहत मिलती है। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे संपर्क करके आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम 22वें प्रश्न पे आ गए। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी ये शब्द सम्मिलित नहीं था, पंथ निरपेक्ष ये शब्द नहीं सम्मिलित था और अखंडता ये शब्द नहीं सम्मिलित था। इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। तो 1, 2, 3 नहीं सम्मिलित था, यानी ए हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, देखिए एक लाइन से, तो 42वें संशोधन के द्वारा। अगला, अब जो है कथन वाला प्रश्न आ गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 का प्रश्न है, आइए देखें। तो कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो सही है। कारण, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, यह भी सही है। तो ऐसे में ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है इसलिए कि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग
तो इसका मतलब है कि संविधान अपनी शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त करता है, और इसका एक अर्थ यह भी है कि भारत की जनता ही सर्वशक्तिमान है और उसी से ताकत ग्रहण करता है संविधान। तो हम भारत के लोग शब्दों से पता चलता है कि लौकिक सार्वभौमिकता जो है भारत के लोगों में है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? तो निश्चित रूप में से संविधान की प्रस्तावना में। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता की सबसे जो है सही व्याख्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य और धर्म इस आधार पे तीन तरह के हमें राज्य देखने को मिलते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जैसे भारत है, यानी भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, उसके नागरिकों को जिस धर्म को मानना है उसकी उन्हें स्वतंत्रता होगी। दूसरा हमें दिखता है धर्म तंत्र, यानी जहां राज्य का ही अपना धर्म होगा, जैसे पाकिस्तान राज्य, पाकिस्तान स्टेट का अपना धर्म इस्लाम है, बांग्लादेश स्टेट का अपना धर्म इस्लाम है। और ऐसे धर्म तंत्र राज्य में जहां स्टेट का अपना धर्म होता है, वहां पर स्टेट के धर्म को मानने वाले, यानी पाकिस्तान के उदाहरण में मैं कहूं तो पाकिस्तान में जो मुसलमान है असल में वो वहां पे प्रथम श्रेणी का नागरिक है। भले ही ये संविधान में न लिखा हो, लेकिन व्यवहार में यही है कि धर्म तंत्र वाले राज्यों में स्टेट के धर्म को मानने वाले लोग प्रथम श्रेणी के नागरिक होते हैं और स्टेट से इतर धर्म मानने वाले द्वितीय श्रेणी के नागरिक होते हैं। और तीसरा होता है नास्तिक राज्य, जो धर्म को हतोत्साहित करता है, उससे बहुत दूरी बनाए रखता है। ठीक है, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही सबसे सटीक है धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा। अब जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, संघीय ये शब्द नहीं है, संघीय ये शब्द नहीं है। तो ऐसे में देखिए प्रस्तावना याद होनी बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है। अब अगला प्रश्न जो है, तो भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, आमुख मतलब प्रस्तावना की बात हो रही है, उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये लिखा गया है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म विश्वास की भी स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सभी चारों, ठीक है, क्या है? सभी चारों। अब जो है यहां पे, अब देखिए इतनी बात हमने कर ली, तो एक बार जो है संविधान की उद्देशिका को हम लोग पढ़ भी ले। अब यहां पे संविधान की उद्देशिका हिंदी में है, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद है। यहां इंग्लिश है में है, जिसमें जो कि मूल उद्देशिका है, ये आप देख सकते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कितने प्रकार के न्याय की बात हो रही है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात हो रही है, ऐसा भी प्रश्न बनाया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो कितनी स्वतंत्रताओं की बात हो रही है? 5। विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो 2 प्रकार की समता की बात की जा रही है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो 1 प्रकार की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मा अर्पित करते हैं। तो संविधान कब अधिनियमित हुआ, यह भी डेट इसमें लिखा हुआ है। संविधान का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये जो है संविधान का उद्देश्य है। ये जो है आकांक्षा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। अब देखिए अगला प्रश्न यही है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? तो 3 प्रकार के न्याय हमने देखे।
स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता, समानता 2 प्रकार की और भातृत्व यानी बंधुता 1 प्रकार की, उसी क्रम में उल्लेख करना है। तो 3, 5, 2, 1 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की, विश्वास की स्वतंत्रता। तो निश्चित रूप से आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। डी हमारा उत्तर होगा। अब जो है अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो निश्चित रूप से 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, चलिए अब जो है अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? यूपी आरओ 2021 का ये प्रश्न है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब जो है देख रहे हैं लगभग एक ही तरह के फैक्ट्स बार बार पूछे जा रहे हैं, इससे बोरिंग हो जाता है पूरा क्लास, जो है कुछ बताने के लिए विशेष रहता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय उल्लिखित नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न, हाँ 38वां प्रश्न, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि जस्टिएबल नहीं हैं, उनके तहत भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का सपना संविधान निर्माताओं ने देखा था और उसके तहत बहुत सारी आर्थिक व्यवस्थाएं भी उसमें जो है लिखी गई हैं, हालांकि वो न्याय योग्य नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब जो है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये तो सही है। उसके बाद का कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बहुत बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न, क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का जो है उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब जो है अगर डॉक्टर अंबेडकर को लेकर पूछ दे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। तो ये 2 चीजें आप समझ लीजिए। अब जो है देख लीजिए किसने क्या कहा, तो के एम मुंशी ने कहा कि ये राजनीतिक जन्मपत्री है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की ये जन्म कुंडली है। सुभाष कश्यप ने क्या कहा, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है, इसमें गंभीर संकल्प है जिन्हें क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये सबसे अच्छा कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारी थे उन्होंने जो सपने देखे थे कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम इस तरह का अपना देश बनाएंगे। संविधान सभा के सदस्य ठाकुर भार्गव दास ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, कुंजी है, आभूषण है। एन पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, और अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। अब 41वां प्रश्न, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो निश्चित रूप से के एम मुंशी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। अगला, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा। अगला, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? अब जो है एक केस आ गया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान का मतलब है 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां।
इसके बाद यही संविधान है। उद्देशिका जो है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि जहां संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा संदिग्ध हो, समझ में आने लायक न हो, तो उद्देशिका पढ़ने के बाद उसकी ठीक प्रकार से व्याख्या की जा सकती है कि मूल संविधान निर्माताओं का क्या मत रहा होगा। लेकिन ये उसका हिस्सा नहीं है। ये कहा गया बेरूबारी केस में 1960 में। ठीक है, आइए इस पूरे केस को समझना चाहेंगे तो मैं बहुत जल्दी समझाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बेरूबारी संघ और प्रस्तावना से क्या रिश्ता निकल करके आया। ठीक है, समझिए। तो बेरूबारी एक संघ था, नंबर 12 पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित था। इसका क्षेत्रफल था 875 वर्ग मील और जनसंख्या थी 10 से 12 हजार। हम जानते हैं कि सर रेडक्लिफ ने जो है रेडक्लिफ लाइन खींची है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया और बहुत जल्दी में यह बंटवारा हुआ, तो बहुत सारी तकनीकी खामियां रह गई। तो इसी में जो है अस्पष्टता रह गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवादित क्षेत्र बन गया। कौन? बेरूबारी। अब जो है पाकिस्तान 1952 से दावा करने लगा कि बेरूबारी पर उसकी भी अधिकारिता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में इस विवाद को सुलझाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच एक समझौता हुआ, जिसे कहा गया नेहरू नून समझौता। और इस नेहरू नून समझौते के तहत बेरूबारी यूनियन नंबर 12 को क्षैतिज रूप से 2 हिस्सों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया, जिसका आधा भाग पाकिस्तान को दे दिया गया, शेष आधा भाग जो है भारत के पास बना रहा। अब इस नेहरू जी के फैसले का बड़ा जोरदार विरोध होने लगा। पश्चिम बंगाल के उन्हीं के मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री विरोध करने लगे कि भाई हमारे पश्चिम बंगाल के हिस्से को बांग्ला, अब वर्तमान बांग्लादेश, उस समय पूर्वी पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया। ठीक है, तो जब नेहरू सरकार ने समझौते को लागू करने का प्रयास किया तो व्यापक विरोध हुआ। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय ने इस समझौते को बंगाल के हितों के विरुद्ध बताया। तो अब यह मामला जो है जटिल होता चला गया। अब इसमें क्या था कि प्रस्तावना का संदर्भ लिया गया था। प्रस्तावना का क्या संदर्भ लिया गया था? एक जो सरकार के समर्थक थे यानी नेहरू जी के फैसले के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना स्पष्ट रूप से कहती है कि जो भारत है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो कुछ भी कर सकता है। जबकि उसी प्रस्तावना में जो है एकता शब्द का भी उल्लेख किया गया था। तो जो विरोधी पक्ष था उसने कहा कि नहीं, संविधान में एकता शब्द की बात की गई है और ऐसे में भारत के किसी हिस्से को आप जो है भारत से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हो रही थी। तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न्यायालय से परामर्श मांगा, जो अधिकारिता है भारत के राष्ट्रपति की, कि वो जो है किसी संवैधानिक विषय में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगते हैं। तो उन्होंने राय मांगी। तो 3 प्रश्न उन्होंने भेजे जो कि हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है, लेकिन इसी मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा उसको जो है समझना हमें महत्वपूर्ण है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा स्रोत है। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या स्पष्ट है वहां प्रस्तावना विधिक निर्वचन में सहायता करती है, किंतु यह संविधान का औपचारिक भाग नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती मामले में अपने ही निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। क्या कहा? इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। जैसे संविधान के अन्य भागों में संशोधन संभव है, वैसे ही प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, सिवाय मूल संरचना के, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को छोड़कर। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया, 3 नए शब्द जोड़े गए। वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना अब संविधान का औपचारिक अंग मानी जाती है, उसका भाग मानी जाती है, किंतु यह न तो विधायिका या संसद की शक्तियों का स्रोत है। क्या कहा गया था कि मतलब जो है यह शक्ति जो है प्रस्तावना से मिल रही है सरकार को, और जो लोग विरोध में थे सरकार को वो क्या कह रहे थे कि प्रस्तावना सरकार की शक्ति पर जो है अंकुश लगा रही, क्योंकि वहां एकता की बात की गई है। तो यही कहा गया कि विधायिका संसद की शक्तियों का स्रोत नहीं होगी प्रस्तावना में लिखी बात से, या प्रस्ताव सरकार को कोई शक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, और प्रस्तावना में लिखी बात से सरकार की शक्तियों पर अंकुश भी नहीं लगेगा। ठीक है, शक्तियों का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है, जो संविधान की व्याख्या में सहायक होती हो, किंतु यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता।
तो अब अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो निश्चित रूप से यह केशवानंद भारती मामला था। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसमें केशवानंद भारती का मामला नहीं है, तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यह हमारा उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों या उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या की गई है, तो उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों में भी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी और बाद में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य में भी। अब जो है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है? तो निश्चित रूप से प्रस्तावना का नाम ही है उद्देशिका, यानी जो संविधान के उद्देश्य को बताए वो है उद्देशिका, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। तो निश्चित रूप से संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जो है अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा ही उसका कोई अन्य भाग। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया। संविधान का भाग है संविधान की प्रस्तावना, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। कहने का मतलब यह है कि संविधान की प्रस्तावना में जो भी बात लिखी गई है उसको लेकर के आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कि सरकार ने यह कानून बना दिया कि भाई सबको जो है हम आर्थिक रूप से पेंशन बांटेंगे, 2-2 हजार रुपए सबको देंगे, तो अब आर्थिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, और इसी के साथ सरकार का एक कानून भी आ गया कि भाई सबको हम जो है आर्थिक मदद करेंगे। तो ऐसे में अगर वो सरकार आर्थिक मदद नहीं करती है, किसी आधार पर किसी को एक्सक्लूड करती है उस योजना से, तो वो न्यायालय में चला जा सकता है। तो यही है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगर जो है मैच हो रहा है किसी भाग में, मौलिक अधिकार में कोई बात कही गई है और वो संविधान की प्रस्तावना से मैच हो रही है, तो भाई मौलिक अधिकार के हनन पे तो आप न्यायालय जा ही सकते हैं ना, ये बात। अब जो है अगला प्रश्न, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है? तो नहीं होता है। महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की वो कुंजी है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, तो शासन के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, तो निश्चित रूप से संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में जो है सहायता करता है। तो ऐसे में ये चारों के चारों कथन जो है सही है, सारे सही हैं, ठीक है। इसमें अब चारों सही है ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, यानी हमको जो है चूज करना है, लेकिन ये चारों सही है, ठीक है। अब जो है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी। सामाजिक समानता, तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत की गई है। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार की स्पष्ट रूप से बात की गई है संविधान में, ठीक है। तो इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।